हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स आए हैं आपके अलग अलग सेक्टर से, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल भी है, तो देखेंगे बहुत अच्छे से इन डिटेल। बहुत ही एक यूज़फुल आज का सेशन रहने वाला है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो क्या है, कोर सेक्टर्स आउटपुट ग्रोथ स्पॉट्स टू 6.7% इन फरवरी में अभी जो कोर सेक्टर है हमारा उसने क्या किया है, 6.7% का ग्रोथ अभी देखा गया है उसमें। तो देखेंगे क्या है ये कोर सेक्टर्स, इसका इकोनॉमी में क्या यूज़ है, क्या इसके हेल्प और बेनिफिट्स हैं जीडीपी को, रिगार्डिंग जीडीपी को ध्यान में रखते हुए क्या ये हेल्प करता है, क्या ये कंट्रीब्यूट करता है। कोर सेक्टर्स के बारे में पूरा देखेंगे, जो कि आपकी प्रीलिम्स के लिहाज से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला हेडलाइन क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस प्ली टू रिमूव केजरीवाल एज सीएम। केजरीवाल जी के लिए एक अच्छी खबर है, दूसरी बुरी खबर है, तो देखेंगे उसको। फिलहाल उनको उनकी जो ईडी ने गिरफ्तारी की थी उस डेट को उनके 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। अब मतलब कि वो 1 अप्रैल तक अभी भी ईडी की गिरफ्त में रहेंगे। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है केजरीवाल जी के साथ में कि उनको सीएम के पद से हटाने से कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने क्या अपने पॉइंट्स रखे हैं उसको देखेंगे हम, और उसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखेंगे। साथ के साथ दिल्ली के जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्राधिकार से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 239A और 239AA जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है, तो हम उसको इन डिटेल देखेंगे। अगला हाईलाइट क्या है, इरेडिकेशन ऑफ टीबी रिमेन्स अ डिस्टेंस गोल एज सिस्टमेटिक चैलेंज परसिस्ट। देखिए अभी 24 मार्च को हमने ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया था, तभी भी हमने एक आर्टिकल टीबी से रिलेटेड डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि टीबी क्या होती है, कैसे होती है, क्या हमारे टारगेट्स हैं। आज का एडिटोरियल जो है वो एक अलग आपको एंगल देगा, आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि अभी फ़िलहाल क्या कंडीशन है इंडिया में टीबी से रिलेटेड और क्या उसके चैलेंजेस है, साथ के साथ उसको कैसे ठीक करने के लिए 1-2 स्टेट वगैरह के जो एग्जाम्पल्स है वो दिए गए हैं। तो मेंस के लिहाज से बहुत ही अच्छा एक कंटेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है टीबी से रिलेटेड। हम पूरे आंकड़े भी देखेंगे, साथ के साथ में इंडिया में क्या स्थिति है और क्या हम इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं उसको देखेंगे। अगला हाईलाइट है मेजरिंग इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर्स। जो भी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है और इंटरनेट शटडाउन है, आपने देखा होगा कि जो पास्ट 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है इंटरनेट शटडाउन की समस्या। कहीं पे भी कोई दंगा होता है तो वहाँ पर इंटरनेट को शटडाउन कर दिया जाता है, पूरी जो कनेक्टिविटी की जो व्यवस्था है वो पूरी बाधित हो जाती है। तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है इंडिया में फ्रीडम को लेकर के, इंटरनेट फ्रीडम को लेकर के, तो देखेंगे। साथ के साथ जो कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट है इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 19A की बात की गई है, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता को कैसे इंटरनेट शटडाउन से जोड़ा गया है, इसके रिगार्डिंग एक आपका छोटा सा एडिटोरियल है, उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। अगला हाईलाइट क्या है, ओनली 4% फर्म्स इन इंडिया रेडी टू टैकल साइबर सिक्योरिटी रिस्क। हाल के दिनों में जो है इंटरनेट का ज़माना है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली चीज़ें आगे बढ़ गई हैं और उसमें एक साइड इफ़ेक्ट या थ्रेट कह लीजिए क्या है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। तो क्या होता है साइबर सिक्योरिटी, उसको भी देखेंगे। और साथ में बताया गया है, एक न्यूज़ आई है उसमें बताया गया है कि इंडिया में सिर्फ 4% फर्म्स ही ऐसी हैं जो साइबर सिक्योरिटी से लड़ने के लिए, उनको क्या करने के लिए, रोकने के लिए कैपेबल हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 4% जो भी फर्म्स हैं या कंपनियाँ हैं वही कैपेबल है साइबर सिक्योरिटी से लड़ने के लिए। इससे रिलेटेड एक आपका न्यूज़ आया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो ये है आज के इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ आपके जीएस पेपर 2 में इकोनॉमी वाले, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी वाला जो सेक्टर है वहाँ से रिलेटेड है, और कोर सेक्टर की इसमें बात की गई है कि कोर सेक्टर जो है उसमें 6.7% की ग्रोथ देखी गई है। क्या हाइलाइट्स है, कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ स्पर्ट्स टू 6.7% इन फैब। तो फैब के महीने में जो हमारा कोर सेक्टर है, आगे हम देखेंगे कोर सेक्टर्स क्या होते हैं। 8 कोर सेक्टर्स है इंडिया में जो जीडीपी में लगभग 40% का क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 40% यानी कि जीडीपी के 40% का कंट्रीब्यूशन इन 8 कोर सेक्टर्स का है, और इन 8 कोर सेक्टर्स में अभी क्या देखी गई है, तेज़ी दिखी गई है। लेकिन सभी क्षेत्रों में तेज़ी नहीं देखी गई है, 8 उद्योग इसमें शामिल हैं, उनमें से 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी गई है, और फर्टिलाइज़र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कुछ कमी हुई है उत्पादन के रिगार्डिंग। तो वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो है कोल, दूसरा है नेचुरल गैस और तीसरा है सीमेंट।
कोल, नेचुरल गैस और सीमेंट ऐसे 3 सेक्टर्स हैं जहां पर उछाल देखा गया है, जहां पर ग्रोथ देखी गई है। लेकिन फर्टिलाइज़र के मामले में क्या है, फर्टिलाइज़र के मामले में कोर सेक्टर में कमी देखी गई है। तो ये तो रहा आंकड़ा क्या है, साथ के साथ में ये जारी कौन करता है, तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज जो है ये जो है टाइम पे इंडेक्स जारी करती है, और कोर इंडस्ट्रीज़ के मामले में जो भी चीज़ें हैं, जो भी उद्योगों में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, इससे रिगार्डिंग ये इंडेक्स आता है। अभी फ़िलहाल हमने जो जान लिया कि क्या इसकी ग्रोथ है, कितने परसेंट है, 6.7% है। लेकिन हमसे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है, हमसे एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कोर सेक्टर क्या होता है, उसमें कौन कौन से उद्योग शामिल हैं, उसको कौन जारी करता है, ये सारी चीज़ें। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कोर सेक्टर क्या होता है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 8 कोर सेक्टर्स हैं, 8 कोर उद्योग जो हैं वो इन जीडीपी में लगभग 40% का क्या करते हैं, योगदान करते हैं। और इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इनमें आपका सबसे पहले आता है कोयला, फिर आता है कच्चा तेल, तीसरे नंबर पे प्राकृतिक गैस, चौथे नंबर पे रिफाइनरी, 5वें नंबर पे आता है उर्वरक, फिर आपका इस्पात, सीमेंट और बिजली। ये 8 कोर सेक्टर्स हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट जो भी होते हैं, फर्टिलाइजर्स, साथ के साथ आपका स्टील हो गया, इस्पात हो गया, उसके बाद सीमेंट वाला सेक्टर और एक बिजली। ये जो 8 कोर सेक्टर्स है इकोनॉमी में 40% का जो है क्या करते हैं, 40% का योगदान देते हैं आपके। ये आपके लिए पीटी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अब इसको जारी कौन करता है, तो आईआईपी जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इसके द्वारा ये पूरा सूचकांक जारी किया जाता है। ये क्या होता है, एक नियत अवधि में एक टाइम लिमिट होती है, 3 महीने की होती है या फिर 3 महीने, 6 महीने, और मासिक रूप से भी इसको जारी किया जाता है। तो एक नियत टाइम लिमिट में क्या होता है, जो भी उद्योग हैं, जो भी कोर सेक्टर्स हैं, उनमें क्या ग्रोथ हुई है, क्या वृद्धि हुई है, इसको नियत समय में क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। तो ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो यही बताता है कि एक नियत निश्चित समय सीमा के अंदर किसी उद्योग की क्या परफॉर्मेंस है उत्पादन को लेकर के। आईआईपी में हमने बताया कि 8 कोर क्षेत्र आते हैं, इनमें 3 वेटेज मेनली 3 क्षेत्रों का होता है। 3 क्षेत्र होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। उसमें सबसे पहला है विनिर्माण, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन होता है उस क्षेत्र से। तो विनिर्माण हो गया, उसके बाद इस्पात हो गया और उसके बाद खनन हो गया। तो विनिर्माण, उत्पाद, साथ के साथ खनन और जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत वाला मामला है, ये 3 क्षेत्र मिला करके सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं आईआईपी से रिलेटेड कुछ और अन्य बातें। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसके लिए बेस ईयर पहले तैयार किया गया था 2004-05 का। 2004-05 के बेस ईयर के आधार पर गणना की जाती थी कि किस साल किस महीने में कितना उत्पादन हुआ किस उद्योग का। लेकिन अब इस बेस ईयर को बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, अब इस बेस ईयर को बदल करके कर दिया गया है 2011-12 यानी कि 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर अब क्या है, गणना की जाती है कि कितना उद्योग ने प्रोग्रेस की है। तो बेस ईयर का मतलब ही यही होता है, एक किसी निश्चित साल में वहाँ पर कितना उत्पादन हुआ, इसको ध्यान में रख करके ये पूरा कैलकुलेट किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पीटी में इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं कि कौन सा बेस ईयर है। स्टेटमेंट में 2-3 पॉइंट होते हैं जिनमें से एक तो बेस ईयर होता है, कौन इसको जारी करता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आईआईपी जो है वो जारी कौन करता है, सीएसओ जो है, केंद्रीय सांख्यिकी जो का ऑफिस है, कार्यालय है, वो इसको जारी करता है। आईआईपी को कितने क्षेत्र होते हैं, 8 उद्योग कोर सेक्टर में आते हैं, जो कि मैंने बताया, जिसमें कोल आता है, रिफाइनरी आता है, आपका सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, स्टील वगैरह है। तो ये 8 क्षेत्र होते हैं। सीएसओ के द्वारा ये पूरा आंकड़ा जारी किया जाता है। 3 क्षेत्रों का मेजर रोल है इसमें, जैसे कि जो विनिर्मित उत्पाद है, खनन हुआ, विद्युत हुआ। और बेस ईयर कौन सा है, बेस ईयर है 2011 एंड 12 का। तो ये हुआ कुछ रिलेटेड, इस आर्टिकल से रिलेटेड टॉपिक। हमको ऐसे ही पढ़ाई करनी होती है। कहाँ पर इसका यूज़ होने वाला है, तो मैंने जैसे बताया कि जीडीपी में इसका योगदान है। तो जीडीपी की गणना करने के लिए साथ के साथ में इंडिया में ग्रोथ की क्या स्थिति है, नीति आयोग की पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग क्या स्थिति है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, साथ के साथ आरबीआई को इससे हेल्प मिलती है कि वो देखता है कि मार्केट में क्या स्थिति चल रही है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। उस हिसाब से फिर आरबीआई क्या करता है, अपने जो बैंकिंग पॉलिसीज़ है उसमें भी कुछ कम ज़्यादा करता है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प कहाँ करती है, गवर्नमेंट को और आरबीआई को हेल्प करती हैं नई अच्छी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, सो दैट क्या हो सके, इंडिया को ग्रोथ मिल सके, एक अच्छा पुश मिल सके।
अगली जो हमारी न्यूज़ है ये दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली के जो सीएम हैं केजरीवाल, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। 4-5 दिनों से ये न्यूज़ चल रही है, सभी को पता है। फिलहाल जो मामला हाई कोर्ट में गया था और सीएम केजरीवाल जी ने मांग की थी कि उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन जो हाई कोर्ट है उन्होंने इनकी रिहाई को तो डिसमिस कर दिया है। उनको अभी भी 1 अप्रैल तक क्या है, रिमांड में ही रखा गया है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है इनके लिए, जैसे कि दूसरे जो अपोजिशन पार्टीज़ थी वो मांग कर रही थी कि चूंकि ये जेल में है इसलिए इनको क्या करना चाहिए, सीएम के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या इन्हें सीएम के पद से हटा देना चाहिए। तो कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन करने से मना कर दिया है। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि सीएम बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये गवर्नर, राष्ट्रपति और पार्लियामेंट का मामला है। इसमें कोर्ट जो है कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट का जितना काम है कि उनकी जो रिमांड है उसको आगे बढ़ाना या उनको गिरफ्तारी से बरी करना है, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट देखेगी। लेकिन सीएम से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है और उसमें कौन देखने वाला है, गवर्नर, राष्ट्रपति और अन्य जो भी मामले हैं जैसे कि सांसद वगैरह, संसद है, वो इस पर ध्यान दे तो ज़्यादा सही है, ऐसा कोर्ट ने बोला है। तो हम देख लेते हैं कि दिल्ली के लिए क्या प्रोविज़न्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए आर्टिकल 239 जो है वो क्या बात करता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर कुछ प्रशासन चलाने से संबंधित मामले आर्टिकल 239 के अंतर्गत आते हैं। साथ के साथ में आर्टिकल 239A और आर्टिकल 239AA, ये 2-3 आर्टिकल हैं जो पूरे इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1991 में। 69वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1991 में, और उसके तहत क्या किया गया था, कुछ प्रोविज़न्स किए गए थे संविधान में और केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे रेगुलेशन करना है, कैसे वहाँ पर सरकार चलानी है, इससे रिलेटेड कुछ प्रोविज़न्स थे। तो देखिए यहाँ पर 59वां जो संविधान संशोधन हुआ 1991 का, उसके प्रारंभ होने की तारीख से क्या हुआ, दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला गया। जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था उसको बदल करके NCR कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन कर दिया गया। और वहाँ पर क्या है, उपराज्यपाल के द्वारा पूरा वहाँ पर मामला शासन चलाया जाएगा, ये बात कही गई थी। ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1991 का। उसके बाद में एक आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 239A। 239A में पुदुचेरी में जो है केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर कैसे प्रशासन चलाया जाएगा, इससे रिलेटेड मामला था। वो कैसे वहाँ की स्थापना होगी, क्या वहाँ पर विधायिका कैसे काम करेगी, मंत्रिपरिषद का कैसे गठन होगा, इससे रिलेटेड मामला था 239A का। अब हम चूँकि बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, दिल्ली के रिस्पेक्ट में, तो दिल्ली के लिए भी एक आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में संशोधन करके, उसमें आर्टिकल 239AA को जोड़ा गया। तो आर्टिकल 239AA जो है वो दिल्ली में पूरा कैसे प्रशासन चलेगा उससे रिलेटेड प्रोविजंस करता है। और आपको पता होगा कि इंडिया में केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पर क्या होता है, सीएम वगैरह का चयन होता है। बाकी सारी जगह पे जो राष्ट्रपति और गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से शासन चलाया जाता है। तो हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया उससे बैकग्राउंड में जाकर के आपसे क्या प्रश्न हो सकते हैं, वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा एक क्विक रिविज़न ले लेते हैं जो कि संविधान का भाग 8 है। संविधान के भाग 8 में आर्टिकल आपका 239 से लेकर के 42 तक, यानी कि 242 तक कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से ही संबंधित हैं। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बात और यहाँ पर याद रखने वाली है कि जो भी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित जो भी मामले होते हैं या जो भी अमेंडमेंट किए जाते हैं उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो ये आपके प्रश्न बन सकता है कि क्या इनके प्रशासन में किया गया कोई भी बदलाव संशोधन माना जाएगा। जैसा कि सभी को पता है कि संविधान में अगर कोई संशोधन करना होता है तो आर्टिकल 368 का 368 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा मामला जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड हो, अगर उनके प्रशासन में कोई भी बदलाव करना है तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये प्रश्न बन सकता है। अब चलिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे आर्टिकल्स का। तो अनुच्छेद 239 क्या बात करता है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे चलेगा इससे रिलेटेड बात करता है आर्टिकल 239। आर्टिकल 239
239A कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि केवल विधानमंडल नहीं होती है, वहाँ पर केवल विधानमंडल होती है, विधान परिषद नहीं होता है। तो आर्टिकल 239A में दोनों के लिए प्रोविज़न है। कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानमंडल भी हो सकता है, साथ के साथ विधान परिषद भी हो सकता है। आर्टिकल 239AA के बारे में बात की, किसके संबंध में है? दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों की बात करता है। 239AB किसके लिए बात करता है? आर्टिकल 239AB संवैधानिक मशीनरी की विफलता अगर हो जाए तो क्या प्रोविजंस लिए जाएंगे। जैसे कि अभी केजरीवाल जी जेल चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि हम उनको परमिशन ही नहीं देंगे कि वो जेल से सरकार चलाएं। तो जब ये संवैधानिक विफलता वाला मामला आता है तो आर्टिकल 239AB के तहत देखा जाता है कि कैसे वहाँ पर प्रशासन चलेगा। फिर अनुच्छेद 239B कहता है कि विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश, तो विधानमंडल का जब भी अवकाश होगा, मान लीजिए कि विधानमंडल नहीं है, भंग हो चुकी है, तो फिर अध्यादेश जारी करने की जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है या जो भी प्रशासक है उसकी जो होती है, क्या होता है, अधिकार होता है। ये अनुच्छेद 239B में दिया गया है। आर्टिकल 240 क्या कहता है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो अनुच्छेद 240 के तहत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जैसे कि पुदुचेरी और दिल्ली को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो राष्ट्रपति और अन्य गवर्नर या प्रशासक के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो वहाँ पर 240 के तहत क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं। आर्टिकल 241 क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट का क्या स्थापना कैसे होगी, इसके लिए आर्टिकल है 241। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। दिल्ली से रिलेटेड भी है, दिल्ली हाई कोर्ट है जैसे कि, तो वहाँ पर इस उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 241। आर्टिकल 242 जो कुर्ग वाला एरिया है उसके बारे में बात करता है। तो ये हुए कुछ टॉपिक जो कि आपके न्यूज़पेपर में थे और उससे हमारे बैकग्राउंड में हमारे एग्ज़ाम के लिए जो भी यूज़फुल चीज़ें बन सकती थी, हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है ये आपके जीएस पेपर 3 में हेल्थ वाला जो सेक्टर है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस की बात की जा रही है। टीबी से रिलेटेड भारत में क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंजेस है और क्या वे फॉरवर्ड इंडिया को करना चाहिए, इससे रिलेटेड पूरा ये आर्टिकल है। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। हमने 24 मार्च को क्या है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया था। जब इसको मैंने जब हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे थे तभी भी इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूज़ हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि टीबी क्या है, कैसे होता है, जिसमें मैंने बताया था कि ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये क्या होता है, बेसिकली फेफड़ों को, लंग्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है और हर साल इससे बहुत सारी जानें जाती हैं इंडिया में। उससे रिलेटेड एक आर्टिकल एडिटोरियल आया हुआ है, बहुत ही अच्छे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि इंडिया ने और साथ के साथ वर्ल्ड ने मार्च 24 को क्या मनाया, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया। जब हमने इसको सेलिब्रेट किया उस समय में कुछ एक्टिविस्ट ऐसे थे जिन्होंने पीएम को लेटर लिखा था, मैंने उस टाइम भी बात की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो टीबी को ठीक करने के लिए जो ड्रग है, जो दवाएं या मेडिसिन्स है, उसकी क्या बनाया 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। तभी से जो कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट थे, उन्होंने पीएम को लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने बात की थी कि जो टीबी को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन्स है, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। तो पीएम से उन्होंने ये मांग की थी कि इसके रिगार्डिंग कुछ काम किया जाए, इसको देखा जाए। साथ के साथ जब ये पूरा मुद्दा उठा तो एक और चीज़ आई कि हमने 2025 तक क्या किया है, टीबी मुक्त भारत बनाने का हमने प्लेज लिया है, हमने शपथ ली है। जो इंडिया का मिशन है, टारगेट है कि 2025 तक हमको टीबी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है इंडिया से। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें चैलेंजेस बहुत है। सबसे पहले आंकड़ों के थ्रू बात की गई है। क्या बताया गया है कि इंडिया में हर साल जो होते हैं 1 लाख जो लोग होते हैं उनमें 199 यानी कि लगभग 200 के करीब लोग क्या होते हैं, टीबी से ग्रसित होते हैं। यानी कि हर 1 लाख की आबादी पर 200 नए मरीज इंडिया में हर साल जो है मिलते हैं। साथ के साथ ये भी बात की गई है, ये मैं बात कर रही हूँ 1 लाख की आबादी पर। अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि 1 लाख की आबादी पर 200 लोग जो हैं टीबी के नए मरीज मिलते हैं। साथ के साथ ये भी बात की गई है इसमें कि हर साल इंडिया में टीबी से डेथ कितनी हो रही है, तो लगभग 4 लाख लोग हर साल इंडिया में टीबी से मर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जब कोविड का पेंडेमिक आया था तभी भी ये चीज़ कंसर्न उठा था कि कोविड तो अभी आया है, इसके लिए हम अभी बात कर रहे हैं
हैं, लेकिन टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कोविड से पहले से इंडिया में चल रही है और उससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है इंडिया में। तो कोविड जब आया उस पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेथ्स के केसेस आए, उसके बाद में दूसरे नंबर पे टीबी जो है एक ऐसी बीमारी है जिससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है इंडिया में। तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न का इशू है ये, इसलिए इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इस एडिटोरियल के माध्यम से क्या चैलेंजेस हैं, क्या आंकड़े हैं, आप उसको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ में इंडिया और इंडिया के कुछ स्टेट्स उस पर क्या काम कर रहे हैं, आप इसको भी यहाँ से ले सकते हैं, और क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, इस पर भी आप यहाँ से बहुत सारा आंकड़ा जुटा सकते हैं। आगे इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो आंकड़े हैं जो हमारी कंडीशंस को बताते हैं, इससे रिलेटेड क्या है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है। गवर्नमेंट का जो है नेशनल प्रोग्राम चल रहा है टीबी को ख़त्म करने के लिए। नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम चला रही है इंडिया टीबी को ख़त्म करने के लिए, जिसमें क्या है, न्यूट्रिशन के माध्यम से, पोषण के माध्यम से टीबी को ख़त्म करने की बात की गई है। अब पोषण के माध्यम से टीबी को ख़त्म करने की बात क्यों की गई है, क्योंकि द लैंसेट करके एक संस्था है जो कि रिपोर्ट जारी करती है। लैंसेट की जो रिपोर्ट आई है उसमें बात की गई है कि जो टीबी के सबसे ज़्यादा मामले हैं उसका एक कारण है पोषण की कमी, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन की वजह से सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस आ रहे हैं। साथ के साथ जो डेथ्स हो रही है उसमें भी क्या है, टीबी का बहुत, जो अंडर न्यूट्रिशमेंट है उसका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो इसलिए क्या है, इंडिया इस चीज़ को, इस कंसर्न को समझती है। पोषण की कमी की वजह से अगर इतने सारे मामले आ रहे हैं और नंबर ऑफ़ डेथ्स बढ़ रहे हैं, तो इंडिया क्या करती है, टाइम पे उस पोषण को फुलफ़िल करने के लिए लोगों को क्या है, आसान कहना चाहिए कि आसान सुविधाजनक पोषण मिले, अच्छी एक हेल्थ बेनिफिट मिले उन पोषण के थ्रू, इसके लिए काम कर रही है। और इसके लिए क्या किया है, जो भी हमने नेशनल मिशन चलाया है टीबी को लेकर के, तो इंडिया क्या करती है, जो भी राशन मिलता है उसको जस्ट डबल कर दिया गया है। तो जितना भी राशन मिलता है टीबी प्रोग्राम के तहत मिलने वाले राशन को दुगना कर दिया गया है, सो दैट क्या हो, पोषण की कमी की वजह से इंडिया में कोई भी जान नहीं जाए। लेकिन फिर भी चैलेंजेस बहुत है। इसमें एक और बात की गई है, जब हमने लास्ट टाइम 24 मार्च को ये डिस्कस किया था, तब हमने ट्राइबल सेक्टर से लेकर के बात की थी कि ट्राइब्स जो है उनमें सबसे ज़्यादा टीबी के मामले जो हैं वो आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से दूर हैं। इस वजह से क्या है, उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं मिल पाते हैं। साथ के साथ इस आर्टिकल में भी बात की गई है कि न्यूट्रिशन तो एक अलग फैक्टर है, एक मेजर फैक्टर है ही, ये भी एक अलग फैक्टर है कि जो भी डायग्नोसिस है, जो भी मरीज इससे ग्रसित होता है, उनके डायग्नोसिस की जो व्यवस्था है वो भी बहुत सही नहीं है हमारे यहाँ। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कि या तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, उसको उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। वो क्या समझते हैं, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो वो समझते हैं कि घरेलू ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया जा सकता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको समस्या हो रही है, वो डॉक्टर के पास ही नहीं आ रहे हैं, तो उनको सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। साथ के साथ इस आर्टिकल में ये भी बात की गई है कि जो भी डेथ्स हो रही हैं टीबी के द्वारा, वो इस फर्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर ही हो जाती हैं, यानी कि फर्स्ट 2 मंथ में ही क्या हो रही है, डेथ्स हो रही है। और इसका रीज़न क्या है, सही समय पर डायग्नोसिस नहीं मिलना, सही समय पर मेडिकेशन या ट्रीटमेंट नहीं मिलना। तो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है। साथ के साथ कुछ और आंकड़े बताए गए हैं। इंडिया टीबी रिपोर्ट जारी करता है हर साल, और टीबी रिपोर्ट 2022 के तहत ये बताया गया है कि जो चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं, उनमें लगभग 31% टीबी के मामले हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या है, 31% बच्चे ऐसे हैं जो कि टीबी से ग्रसित हो रहे हैं। ये इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से आंकड़े दिए गए हैं इसमें। तो ये कुछ मेजर्स हैं। साथ के साथ में इसी एडिटोरियल में इसको ठीक करने के लिए एक बात बोली गई है, BCG टीका लगता है, बेसिलस कॉलमेटी गुएरिन। ये जो टीका है वो जो अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे बहुत न्यूबॉर्न होते हैं, उनको न्यूबॉर्न को 24 मंथ के भीतर देना होता है, और ये क्या होता है, टीबी को रोकने में बहुत ही कारगर होता है। तो कुछ इस एडिटोरियल में बहुत अच्छे आंकड़े बताए गए हैं कि भारत की क्या स्थिति है। ये बताया गया है कि जो भी ये बीमारी है वो हो क्यों रही है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आपकी न्यूट्रिशन की कमी है, दूसरा बात ये है कि डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं मिल रहा है। तीसरी एक और चीज़ इसमें बताई गई है कि ड्रग रेजिस्टेंस की बात की गई है। ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी बीमारी के लिए जो भी बैक्टीरियल वाली चीज़ होती है, हम क्या करते हैं, बार बार मेडिसिन लेते हैं। हमारी जनरली क्या होती है, हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, हम मेडिकल से जा करके दवाई ले लेते हैं, वो चीज़ वहीं पर रुक जाती है, हमें लगता है कि हम ठीक हो गए। लेकिन क्या होता है, इसका एक इशू ये होता
होता है कि वो बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है। अब कभी कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं हमने लिया 4 दिन की दवाई डॉक्टर ने दी है, 2 दिन हमने खाया, हम ठीक हो गए, हमने दवाई छोड़ दी। वो जो कोर्स पूरा नहीं करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो भी वो कंसर्न है वो वैसे का वैसा ही रह जाता है हमारी बॉडी में, और जब फिर से हमें वो चीज़, वो वायरस हिट करता है, हम फिर वैसी दवाइयाँ लेते हैं। समय समय पर बहुत ज़्यादा ऐसी एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ लेने की वजह से ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि एक टाइम के बाद दवाओं का हम पर असर होना बंद हो जाता है। तो टीबी के मामले में भी कुछ ऐसा ही कंसर्न है। लोग इसका 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक का कोर्स होता है, 3 to 6 मंथ का कोर्स होता है। पर लोग क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा भी हेल्थ में ठीक सुधार दिखता है, वो इस क्या करते हैं, कोर्स को, इन दवाओं को लेना बंद कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो कुछ 2-3 मेजर इश्यूज़ बताए गए हैं जिसकी वजह से टीबी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसके बाद जो है उसको ठीक करने के लिए पहला जो ये बताया गया है, बीसीजी का टीका लगाया जाए बच्चों को, जिसकी वजह से टीबी को अर्ली एज में ही होने से रोक दिया जाए। उसके बाद ये चीज़ बताई गई है कि जो न्यूट्रिशन है उसको, उस समस्या को दूर किया जाए, अंडर न्यूट्रिशन की समस्या को दूर किया जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, झारखंड में एक मुहिम चलती है। तो राशन जो है इसका एक ट्रायल चलता है टीबी के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस। तो इस राशन के द्वारा क्या किया जाता है, राशन ट्रायल के द्वारा झारखंड में जो भी ट्यूबरकुलोसिस या टीबी से रिलेटेड मरीज आते हैं उनको डबल करके राशन दिया जाता है, सो दैट उनके शरीर में जो पोषण की कमी है उसको दूर किया जा सके। दूसरा एक मॉडल, इसी आर्टिकल में तमिलनाडु के मॉडल के बारे में बात की गई है। तमिलनाडु ने 2023 में एक मॉडल चालू किया है टीबी को रोकने के रिगार्डिंग, जहां पर वो इंश्योर करते हैं कि सबसे ज़्यादा एक तो डायग्नोसिस की सुविधा मिले लोगों को, साथ के साथ उनको एक बेटर ट्रीटमेंट मिले, और जो भी एंटी ड्रग, जो भी एंटी रेजिस्टेंस वाली चीज़ है उससे भी लोगों को छुटकारा मिले। तो ये पूरा आर्टिकल था, जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। साथ के साथ इसमें एक और बात की गई है कि अगर हम जो न्यूट्रिशन वाली समस्या है उसको दूर कर लें, तो केवल पोषण की समस्या को दूर करने से हम जो टीबी से डेथ हो रही है उसको हम 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सोच लीजिए कि अगर हम केवल और केवल लोगों को सही खाना, न्यूट्रिशियस फूड अगर प्रोवाइड करवा देते हैं तो इससे क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन के द्वारा हम 30 से 40% तक क्या कर सकते हैं, डेथ्स को रोक सकते हैं टीबी से रिलेटेड। तो ये पूरा एक बहुत अच्छा आर्टिकल था। हमने पूरा देखा कि क्या समस्या है, क्यों समस्या है, साथ के साथ हमने ये देखा कि हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल था, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आपका आर्टिकल है वो आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन से रिलेट करता है। जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी सेक्शन में आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड ये पूरा एडिटोरियल है, पूरा ये आर्टिकल है। किसकी बात कर रहा है, ये जो भी इंटरनेट शटडाउन है उससे रिलेटेड बात कर रहा है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो बात करता है किसके बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। और जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है तो कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी बात आती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अपनी बात कैसे रखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही जनता तक, लोगों तक पहुँचाते हैं। साथ के साथ जो भी आपके कंसर्न होते हैं गवर्नमेंट तक भी आप इसी इंटरनेट का यूज़ करके, ट्विटर वगैरह का यूज़ करके पहुंचाते हैं। तो अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इंटरनेट बहुत एक अच्छा माध्यम है। तो इसके रिगार्डिंग एक पूरा एक आंकड़े के थ्रू आर्टिकल आया हुआ है, उसमें बात की गई है मेजरिंग इंटरनेट फ्रीडम और इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में, पिछले 10 सालों में इंडिया में इंटरनेट शटडाउन के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ऐसा एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि ग्लोबल लेवल पे अगर पूरी कंट्रीज़ की लिस्ट देखी जाए तो इंडिया यहाँ पर टॉप करता है लगभग हर साल। जो है पिछले 4-5 सालों थे, इसमें स्पेशली बात की गई है 2017 से। तो 2017 से लेकर के अभी तक में हर साल इंडिया में बहुत ज़्यादा ही इंटरनेट शटडाउन के मामले आए हैं। इसमें दिया गया है कि 780 बार शटडाउन किया गया है बिटवीन जनवरी 1, 2014 से लेकर के अभी तक। तो 780 बार शटडाउन इंडिया में हुआ है इंटरनेट का। और ये कब होता है, जब किसी क्षेत्र में दंगा भड़क जाता है या फिर किसान वगैरह भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है। तो इसमें बात की गई है कि सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट शटडाउन का इफेक्ट क्या होता है, वहाँ के लोगों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनकी जो डे टू डे लाइफ है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है।
उनको ये नहीं पता चलता कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो देश दुनिया से कट जाते हैं। तो बहुत सारे कंसर्न के इश्यूज़ यहाँ पर निकल के आते हैं। बात की गई है कि सबसे ज़्यादा जब 2019 में सिटीजनशिप एक्ट आया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरनेट शटडाउन कर दिया। फिर आर्टिकल 370 को जब हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तब उन्होंने शटडाउन किया। रिसेंट में 2020 में क्या हुआ था, जब फार्म बिल आया था, किसानों को लेकर के विधेयक आया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, सभी को पता है। उस टाइम पे भी ये काम किया गया था कि इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था। और अभी क्या है, पंजाब हरियाणा में अभी भी शटडाउन है, क्योंकि फिर से किसानों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रही है इस तरीके से। साथ के साथ इस आर्टिकल में एक जजमेंट की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था। उसमें बात की गई थी कि जो इंटरनेट शटडाउन है उसको फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। तो अभी ये क्या है, एक तरीके का फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट है कौन सा, इंटरनेट शटडाउन का। अब इसके तहत क्या कर सकते हैं, अगर फंडामेंटल राइट घोषित है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं इस मामले को लेकर के। तो कोर्ट जो केस है उसको याद रखिएगा, जो वर्डिक्ट है उसको याद रखिएगा, ये आपके आंसर राइटिंग में यूजफुल रहेगा। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस था जिसमें इंटरनेट शटडाउन को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। साथ के साथ इसमें बात की गई है कि जो भी चीज़ें हैं ये जो है इसको ठीक करना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। और इसमें बात की गई है ब्रिटिश एरा का जो लॉ है, हमारे यहाँ अभी जो इंडियन टेलीग्राम एक्ट चलता है, टेलीग्राफी एक्ट चलता है 1885 का। तो इंडिया में अभी जो ये इंटरनेट शटडाउन वगैरह का मामला है वो किससे रिलेटेड है, टेलीग्राफी एक्ट चलता है 1885 का। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट शटडाउन वगैरह जैसी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। तो इस आर्टिकल में ये भी बात की गई है कि बहुत सारे कानून तो आपने बदल दिए, तो ये ब्रिटिश एरा का जो कानून है जो कि अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है, इसके थ्रू क्यों सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, इसको भी क्या करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। साथ के साथ में जो इंडिया का पब्लिक सेफ्टी एक बिल है, पब्लिक सेफ्टी बिल है, टेलीग्राफ एक्ट में ही उसमें एक मेंशन है कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी जा कर के इंटरनेट शटडाउन वगैरह जैसी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और क्लॉज ये है कि पब्लिक इमरजेंसी को डिफाइन नहीं किया गया है इस एक्ट में। तो ये इशू बनता है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से, मनमाने तरीके से जब भी चाहे वो क्या कर लेती है, कहीं पर मुद्दा होता है, कहीं पर दंगा होता है तो क्या कर लेती है, शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन इम्पोज कर देती है। तो ये जो पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी वाला टर्म है, डिफाइन नहीं है, इसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फ़ायदा उठाती है, ये पूरा आर्टिकल कहता है। साथ के साथ में इसमें क्या है, ग्लोबल लेवल पे बात की गई है कि इंडिया की स्थिति सही नहीं है, यानी कि वहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो ये था कुछ आपका आर्टिकल, इसको आप अपने जीएस पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं। अब अगला हमारा एडिटोरियल है, इसको हमने कल परसों डिस्कस किया था जब भी ILO की रिपोर्ट आई थी। ILO और IHD जो इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये दोनों मिल करके इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और इसमें बताया गया कि युवा जो हैं भारत में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं और उनके बेरोज़गारी की दर 83% है। मतलब कि भारत में बेरोज़गारी तो है और उस बेरोज़गारी में भी 83% युवा हैं। तो आप अपना दुख दर्द समझ ही सकते हैं, आपको तो पता ही होगा बेरोजगारी का क्या स्थिति है इंडिया में। तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई है 2024 की, किसके द्वारा जारी की जाती है, ILO और IHD के द्वारा। ये IHD का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन्होंने जारी किया रिपोर्ट, उसमें बताया कि लगभग 7 to 8 मिलियन यंग पीपल जो हैं इंडिया में वो क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 83% बेरोजगार हैं इंडिया में। साथ के साथ उसमें ये बताया गया है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कम बेरोजगार हैं, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वही सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। तो हम आप पढ़ क्यों रहे हैं, कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की रेट किस में है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में, यानी कि जो जिन लोगों ने हायर एजुकेशन लिया हुआ है या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन लिया हुआ है उनमें बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। और आंकड़े बताते हैं कि 2000 से लेकर के अभी तक यानी कि 2022 तक ये जो बेरोजगारी की दर है पढ़े लिखे लोगों में वो 35% से बढ़ करके कितनी हो गई है, 65% हो गई है। तो बहुत बड़ा नंबर है ये, 35% पहले हुआ करती थी, अब 65% जो पढ़े लिखे युवा हैं वो इंडिया में बेरोजगार हैं। ये पूरा आर्टिकल है। साथ के साथ इसी एडिटोरियल में एक बात की गई है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंडिया में क्या कहता है कि पुरुष तो 77% जो है वो क्या है, रोजगार प्राप्त हैं, लेकिन महिलाएं मात्र 32% है। अगर इसको आप वर्ल्ड वाइड लेवल पे कंपेयर करें तो भी ये बहुत कम है। और
अब आप असमानता की बात करें जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में, तो आप देखेंगे कि लगभग 40 to 45% की असमानता यानी कि गैप है यहाँ पर। तो ये पूरा एडिटोरियल इसमें बात करता है। अब जब ये पूरा आर्टिकल उठता है तो फिर मोदी जी के हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देने वाला कंसर्न भी उठता है, और ये बात बताता है कि इंडिया में इकोनॉमी तो बहुत बूस्ट कर रही है, इकोनॉमी तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का जो ये रेशियो या रिपोर्ट है वो कुछ और ही बताता है। तो ये पूरा इशू है इससे रिलेटेड। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसको बार बार डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी जो ओवरव्यू था इस आर्टिकल में उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगली जो न्यूज़ है वो बहुत एक छोटी सी है लेकिन बहुत ही काम की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो आपका उद्योग हो, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़, उनका सारा काम किससे चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। तो रिपोर्ट क्या कहती है, ओनली 4% फर्म्स इन इंडिया रेडी टू टैकल साइबर सिक्योरिटी रिस्क। इसमें बात की गई है कि इंडिया में केवल 4% ऐसी फर्म्स, ऐसी कंपनियां हैं जो साइबर सिक्योरिटी को टैकल करने में, साइबर सिक्योरिटी से जूझने में क्या है, कैपेबल है, यानी कि उन्होंने अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इतना दुरुस्त किया हुआ है कि साइबर अटैक वगैरह का खतरा ना हो। बाकी जो 96% फर्म्स या कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं इस थ्रेट से क्या है, जूझती रहती हैं। रैंसमवेयर वगैरह जैसे वायरस वगैरह से साइबर अटैक की जो समस्याएं हैं वो टाइम पर आती रहती है, और इस आर्टिकल में इसके लिए ही बात की गई है। तो ये थोड़ा सा एक आर्टिकल था, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। इसमें ये बात की गई है कि जो साइबर सिक्योरिटी बजट इन नेक्स्ट 12 मंथ, तो कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इसको भाप लिया है और इस कंसर्न को समझ लिया है, और वो अब टाइम पे क्या कर रही हैं, अगले 12 महीनों में वो क्या करने वाली हैं, साइबर सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए या उसको दुरुस्त करने के लिए अपने बजट को, अपने खर्च को थोड़ा सा बढ़ाने वाली हैं। तो ये कुछ एक रिपोर्ट कहती है। तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो हमारे क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।